नमस्कार। आउटलुक परिवार की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं शुरू करती हूँ जो आरोग्य के हमारे देवता जिसको हम कहते हैं धन्वंतरी भगवान, उनके एक सूक्ति से। उनसे कभी किसी ने पूछा कि रोगी कौन है? तो उन्होंने कहा, वही व्यक्ति निरोगी या स्वस्थ है जो शरीर के लिए हितकारी भोजन करता है, भरपूर पोषण से भरपूर भोजन करता है, ऋतु यानी मौसम के अनुसार भोजन करता है और समय पर भोजन करता है। लेकिन क्या भारत में हम सभी इतने भाग्यशाली हैं जो समय पर खा सकें, पर्याप्त खा सकें और समुचित पोषण वाली चीजें खा सकें? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो हम छत्तीसगढ़ राज्य के जो ये हम आहार और पोषण पे जो हम वेबिनार कर रहे हैं वो शायद हमें ना करना पड़ता। भोजन की उपलब्धता, पोषण की चुनौतियों पर बात करने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ आउटलुक वेबिनार में हम सभी हमारे आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करते हैं और हम आज जानेंगे हमारे अतिथियों से, हमारे विशेषज्ञों से कि पोषण में के रास्ते आने वाली समस्याओं, चिंताओं और चुनौतियों के बारे में। वो हमें बताएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य में जब प्रवासी मजदूर लौटने लगे तो उन्होंने इस चुनौती का सामना किया। आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं सुश्री एलिस लाकरा जी। वो छत्तीसगढ़ रूरल लाइवलीहुड मिशन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। आज हमारे साथ हैं जगजीत मिंज जी, जो सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट SLRM में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं। हमारे साथ डॉक्टर मंजीत कौर बल जी हैं, जो समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट में छत्तीसगढ़ की स्टेट हेड हैं। और हमारे साथ आज हैं लखनऊ से छत्तीसगढ़ लौटी श्रीमती पंचवती निषाद जी, जो कवर्धा जिले के राजानावा गांव में रहती हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा एलिस मैम से है। एलिस जी से हम लोग जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन हो गया और प्रवासी मजदूर पूरे भारत में यहाँ से वहां गए, तो जब छत्तीसगढ़ में आने लगे, मजदूर पहुंचने लगे, तो तत्काल किन योजनाओं की जरूरत पड़ी? ये बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी। कभी कोई इसके लिए सरकारें तैयार नहीं थी, जिला प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था और ये ऐसे समय में हुआ जब पूरा व्यवस्था, जब लॉकडाउन को उस समय हम लोग सभी कोई जूझ रहे थे और ऐसे समय में कहीं बाहर से हेल्प आ पाना भी बहुत मुश्किल था। और हम सबने देखा कि प्रवासी मजदूर किन विषम परिस्थितियों में ट्रैवल कर रहे थे। उनका जो यात्रा था वो अपने आप में बहुत वेदनाजनक था और जब ये लोग वहां से वापस आए और चूंकि छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया में है तो यहाँ से जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों का मतलब चूंकि सारे दुकानें बंद थी, सारे राशन जो थे वो प्रभावित हो रहे थे, सब्जियां अवेलेबल नहीं थी। उस समय में हमारे स्व सहायता समूहों ने, ये हमारा रैपिड रिस्पांस कम्युनिटी की तरफ से रहा और जो शासन की योजनाओं का उस समय में आवश्यकता हुई थी। सबसे पहले हमने देखा कि जो लोग बाहर से यहाँ पर है उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी रोजगार की। ऐसे समय में उनको मनरेगा के काम हुए, लेकिन मनरेगा के शायद बहुत सारे लोगों के पास में जॉब कार्ड नहीं थे। तो जॉब कार्ड नहीं थे तो हम लोगों का एक इंडिया हुआ कि इसमें मनरेगा से बहुत अच्छा इनिशिएटिव होकर के लोगों को तत्काल राहत के रूप में काम दिए गए। लोगों को उसी माहौल में, चूंकि उनको सेफ्टी भी देखनी है, तो ये भी शासन की तरफ से व्यवस्था की गई कि लोगों को वहां पर ही हैंड वॉशिंग के लिए किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए, या जैसे भी हो हम अपने गाँव वापस आते हैं। सारी कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने चाहते तो वो, यदि उनके पास में ये ऑप्शन होता कि वो वहां पर रह करके वेट कर पाते तो शायद उनके पास में ऑप्शन जितना उन्होंने झेला वो शायद कम होता। लेकिन तो इसलिए क्या हुआ कि वो जैसे ही आए तो पहला उनका स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए, तो शासन ने व्यवस्था की थी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने के लिए, जो पंचायत स्तर पे संचालित हो रहे थे और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उसके नोडल थे। क्वारंटाइन सेंटर में जितने लोग आकर के रुक रहे थे, जितने प्रवासी मजदूर, उनके लिए भी व्यवस्था हुई कि उनका वर्तमान में क्या उनका कौशल है, इसके लिए मैपिंग की जाए कि वो क्या करेंगे, आगे किस प्रकार से उनको लाइवलीहुड इंश्योर करना है दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के लिए। तो उसके तहत उनकी स्किल मैपिंग की भी बात हुई। बहुत धन्यवाद लाकरा मैम ने, आपने बहुत अच्छा समझाया और मतलब जो राज्य शासन है उसने बहुत ज्यादा प्रयास भी किए और आप लोगों ने उस प्रयास को उस मतलब ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो हम देखते हैं प्रवासी मजदूर ने जो कठिनाइयां मतलब अपने आप से उनका जो सामना हुआ, तो हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे साथ पंचवती निषाद जी भी जुड़ी हुई हैं और वो लखनऊ से अपने गांव लौटी। उनके क्या अनुभव रहे, वो कैसे लौटी, रास्ते में उनके साथ क्या घटना हुई, ऐसी कोई घटना जिसके बारे में वो बताना चाहें? हम 1 महीना के बाद वहीं थे नखरौल में और घर बाद उहे रहे तो लॉकडाउन हुई। तो हम सोचे न 2.5 महीना ले बैठे बैठे खाए हैं, पैसा उसा तो नहीं रही छे। परेशानी तो इससे खूब रही से, खाना पीना हर एक चीज में
आप वहाँ क्या काम करते थे लखनऊ में? मजदूरी। तो हमारे साथ समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट छत्तीसगढ़ की जो स्टेट हेड हैं वो डॉक्टर मंजीत कौर बल भी जुड़ी हुई हैं। तो मंजीत जी भी सुन रही होंगी कि मतलब जो पंचवती जी हैं उन्होंने कैसे बताया कि वो आज आई हैं, और एक अलग तरह का उन्होंने सही कहा कि एक तनाव भी था दिमाग पर कि हम जा रहे हैं, किसी को कोरोना ना हो जाए या हम अलग ना हो जाए, या वहां पहुंच के भी पता नहीं क्या होगा, हम क्या खाएंगे, नौकरी क्या रहेगी। तो मैं डॉक्टर मंजीत कौर जी से जानना चाहूंगी कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, खासकर लौट कर आने वाले प्रवासियों में, महिलाओं और बच्चों में, क्योंकि उनमें कुछ गर्भवती महिलाएं होंगी, किसी महिला के बच्चे बहुत छोटे होंगे, दूध-मुहे बच्चे होंगे, तो उनको समुचित पोषण और भोजन मिल सके। तो किस तरह की चुनौतियां आई, क्योंकि उस वक्त एक बड़ी चुनौती लॉकडाउन की थी जो उन्होंने फेस हाँ, की। जैसा कि एलिस जी ने शुरू में एक बैकग्राउंड दिया कि कैसे क्या स्थिति बनी, और पैंडेमिक के लिए हमारी तैयारी न देश की थी, न राज्यों की थी, न जिला प्रशासन की थी, और अचानक सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो जैसे ही बंद हुआ तो हम जैसे लोग जो जिन्हें लगता था कि हम समाज कार्य में इसलिए आए हैं क्योंकि ऐसे समय में हमें मदद करनी है, तो हम जैसे ही मैदान में उतरे तो जिला प्रशासन की तरफ से कहा, हमने अपना ऑफर देना शुरू किया कि हम सब मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, सबसे पहले आप उस पे ध्यान दीजिए। तो बहुत से लोग आए जो खाना बना के लाने लगे, और हमारा जो मुख्य कार्य था कि लोगों तक खाना पहुंचे। एक तरफ हमने ये शुरुआत की ही थी कि हमें अलग अलग राज्यों से कॉल आना शुरू हुआ कि बॉम्बे में लोग फंसे हैं, पुणे में लोग फंसे हैं, बेंगलोर में लोग फंसे हैं, और तेलंगाना में लोग हैं, और इनको खाना नहीं मिल रहा है। तो हमने जिला प्रशासन और राज्य शासन को ये खबर देनी शुरू की, और एक तरह से एक बढ़िया मुहिम शुरू हुआ कि हम यहाँ मैसेज करते थे कि यहाँ खाना नहीं पहुंचा है, और वो राज्य शासन से उस जिले को कॉल किया जाता था और वहां पे खाना पहुंचाया जाता था। तो इस तरह धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ, और ये चुनौती इतनी कठिन थी कि दूसरा लॉकडाउन हो गया। जैसे ही दूसरा लॉकडाउन हुआ तो लोग उस अविश्वास के साथ चलना शुरू किए। यही कठिन दौर था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित गर्भवती महिलाएं और बच्चे हुए छोटे, क्योंकि उनको वहां पे भोजन, पोषण युक्त भोजन तो दूर की बात है, सामान्य भोजन भी नहीं मिल रहा था। और अप्रैल और मई की गर्मी कठिन थी, लोग पैदल चलना शुरू किए। महाराष्ट्र अकेला एक ऐसा राज्य था छत्तीसगढ़ से पहले जिन्होंने बस की सुविधा देनी शुरू की। उस समय में रास्ते में चलते हुए आ रहे थे लोग पैदल, लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं था, क्योंकि अगर वो पानी मांगने जाते थे तो कोरोना संक्रमण के कारण लोग उनको पानी नहीं देते थे। ऐसे में हमारा एक पूरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ। हम लोगों ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया जो अलग अलग राज्यों में ऐसा मदद करने को तैयार हैं। आज हमारे साथ जगजीत मिंज जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक अलग तरह की चुनौती रही होगी, क्योंकि जब प्रवासी लौटने लगे और संख्या बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है इसको लेके, जैसा कि मंजीत जी ने भी बताया, एलिस जी ने भी बताया कि किसी के पास कोई तैयारी नहीं थी। मतलब केवल छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं, पूरा भारत, पूरा मतलब विश्व ही इससे जूझ रहा था। तो मैं जगजीत मिंज जी से जानना चाहूंगी कि कैसे उन्होंने सुनिश्चित किया, मतलब क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए कि प्रवासी जो मजदूर लौटे उनको पोषण कार्यक्रम में हिस्सा मिल सके, क्योंकि वो एक बड़ी बात थी, वो चुनौती थी। तो कैसे वो सुनिश्चित करते थे? डॉक्टर श्री मिंज जी से मैं जानना चाहूंगी। प्रत्येक गांव में वंचित परिवारों की एक महिला को मिला के 5 से 10 या 10 से 15 महिलाओं को मिला के गाँव में स्व सहायता समूह में कम से कम 6 से 10-15 समूह बनते हैं। उन वो समूह फिर आगे जाके विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे फेडरेट होते हैं, उसके सदस्य बनते हैं। फिर एक ब्लॉक को लगभग 4 बराबर भागों में विभाग करके क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनते हैं। हमारे गांव में इतने परिवार आने वाले हैं तो हम एक तो स्वयं वॉलंटरली इकट्ठा कर लें राशन वगैरह। तो इस प्रकार से हमारे समूहों ने लोगों को जोड़ना चालू किया। लेकिन हम खासकर ये जानना चाहते हैं कि किस तरह जो लोग पंजीकृत नहीं थे या जिनका दस्तावेज में नाम नहीं था, क्योंकि एक्चुअली कोई भी पोषण कार्यक्रम में पंजीकृत लोगों को पहले ही वो सुविधा मिलेगी। तो जो अपंजीकृत लोग थे जो लौट आए थे, तो क्या मतलब कुछ उदाहरण देके हमें बताएंगे कि कैसे उन लोगों को फायदा पहुंचाया गया है? सबसे पहले जागरूक करना है कि एग्जैक्टली, क्योंकि डर की वजह से लोग कई बार लोगों की सहायता नहीं कर पाते। तो एक जन आंदोलन के रूप में राज्य में सबसे पहले हमने लगभग 1000, हमारे जो 27 जिले और 140 ब्लॉक के लगभग 1000 स्टाफ लोग थे,
एक तो आंगनवाड़ी वगैरह सभी बंद थे, तो यदि वहाँ भोजन नहीं करें तो प्रोवाइड नहीं करें तो कैसे। तब हमारे जो महिला दीदी लोग हैं वो आगे आए और उनके विभागों के हमारे अपनी सुविधाओं के साथ साथ महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो सूखा राशन की व्यवस्था हो रही थी वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सभी के घरों तक, द्वार तक वो पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। पहली शाखा है जो कि महिलाओं और दीदियों को मोबिलाइज करती है, संगठित करती है। दूसरी शाखा है वित्तीय समावेशन। तो ऐसा समय था जहां कभी एटीएम उपलब्ध नहीं है लेकिन पैसों की जरूरत है। तीसरा जो शाखा है हमारा आजीविका का शाखा। डॉक्टर बल, ऐसा कोई क्षण जिसमें आपको गर्व लगा हो और एक उम्मीद की किरण आपको एकदम सूरज की रोशनी की तरह चमकदार लगने लगी कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? और क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो प्रवासियों और उनके परिवारों को पोषण देने में बेहतर काम कर सकती है अगर सरकार भी मदद करे? मेरा पूरे लॉकडाउन में जो सबसे कठिन क्षण था वो था एक रात, जब 2 बजे रात को पुलिस वाले एक गर्भवती महिला को हाथ खींच के ट्रक में चढ़ा रहे थे। मैं लगभग सड़क में बैठ के रोने लग गई थी और मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, देखा भी नहीं जाएगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और मेरा मन नहीं था। 2 पुलिस वाले आए, बोले आप रास्ते में बैठी उठ जाइए। मैंने कहा मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक आप ये व्यवहार नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद पूरे मीडिया में ये चर्चा फैल गई कि मैं धरने पे बैठी हूँ और अचानक से प्रशासन की तरफ से आया कि आप उठ जाइए, ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और दूसरे दिन सुबह पूरी व्यवस्था में ऐसा बदलाव जो सोचा नहीं जा सकता। मुझे लगता है पूरे भारत देश में ऐसा बदलाव नहीं हुआ था। तो वो क्षण था जो आखिरी उम्मीद छोड़ने के बाद एक नई उम्मीद जगी थी। और सीएम साहब ने खुद ही सबको कहा था कि आज के बाद कोई भी छत्तीसगढ़ से पैदल नहीं जाएगा, विशेषकर गर्भवती महिला बिना जांच के आगे नहीं जाएंगी। कि एक बच्चे ने हाथ में पानी मांगा और मैंने कहा कि बेटा हाथ गंदे हैं, पहले हाथ धो लेते हैं। तो बोला कि पानी नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसकी आंखें जो हैं वो आज भी मैं नहीं भूल पाती हूँ। उसके बाद मैंने अपील की पूरे राज्य में कि मुझे पीने का पानी की बोतलें चाहिए और वो आप खुद भरेंगे, क्योंकि जब आप उस पानी को भर रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि वो क्या तकलीफ से गुजर रहे होंगे। और 20,000 बोतलें और 10,000 दूध के पैकेट्स जब आना शुरू हुए तब लगा कि बहुत उम्मीद है और बहुत कुछ किया जा सकता है। जिला प्रशासन बहुत कुछ कर सकता था, उसने करना शुरू किया। राज्य शासन ने करना शुरू किया, एक दौर निकला और यहाँ से उम्मीद बंधी। और सबसे बड़ी बात है कि फिर क्वारंटाइन का समय आया। सारे जिलों में क्वारंटाइन सेंटर्स है, वहां से कॉल आना शुरू हुआ। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष इंस्ट्रक्शन जारी हुआ जिला राज्य में, उनके लिए विशेष जांच शिविर लगा कि गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान दिया जाए, उनके पोषण को, उनके जांच को। ऐसे समय में गर्म भोजन को प्रदाय करने की शुरुआत हुई, सुपोषण अभियान की बात हुई। तो मैं पंचवती दीदी से जानना चाहूंगी कि वो उन्होंने अपनी यात्रा से क्या सीखा? क्या वो लोगों के अंदर जागरूकता लाने के किसी अभियान के साथ जुड़ना चाहेंगी, या उन्हें लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई संकट है उसकी पूर्व तैयारी की जानी चाहिए? उनको क्या लगता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या सीखा? वही पहली जात रहे काम में, अब मत जावा, फिर जाओ का पता वही लड़ाई रही तो कहाँ बनी खाली ही रहो, काम करब किसानी उसानी ऐसे कई वो इसने का कर बोल फिर बाहर जाबो। एक तो ही परेशानी झेल के आए हैं तो हम लोग फिर नहीं झेल नहीं, काम चली तो चलिस, नहीं चली तो का कर बोल, देखा ले नहीं जान ही मेरे काम करा खोजा ऐसे कई वो। पंचवती दीदी थी जिन्होंने हमें बताया कि यात्रा कैसी रही। उन चुनौतियों के बारे में एलिस मैम ने बहुत अच्छा बताया कि जब प्रवासी मजदूर पहुंचे तो किस तरह से उनके पास चुनौतियां थी। डॉक्टर बल ने की किस तरह जब लोग पैदल लौट रहे थे या ट्रकों से या ट्रैक्टर से, ट्रॉली से लौट रहे थे तो उनको बसों में बैठाया गया और उनको खाना दिया गया, पानी दिया गया। तो उन सब चीजों को जानना, मैं हमारे सभी विशेषज्ञों से, हमारे आमंत्रित अतिथियों को, सभी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आउटलुक की टीम की तरफ से। और हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आउटलुक पोषण का ये प्रयास हमेशा रहेगा कि हर थाली में पोषण से भरपूर भोजन हो। धन्यवाद।